कि प्लेस्टोसीन काल से प्लेस्टोसीन जो काल है उससे पूर्व अर्थात 6 करोड़ वर्ष पूर्व 6 करोड़ वर्ष पूर्व के जो पादप होंगे उन्हीं को हम जीवाश्मों के रूप में मानेंगे, अन्य को हम जीवाश्मों के रूप में नहीं मानेंगे। तो प्लेस्टोसीन काल से पूर्व के जो भी जीवाश्म होंगे उन्हीं को हम जीवाश्म कहेंगे, बाकी को हम जीवाश्म नहीं कहेंगे। और हमने पढ़ा था कि जो जीवाश्म है, जीवाश्म शब्द की उत्पत्ति फोडरे शब्द से हुई है। फोडरे, और फोडरे का अर्थ, फोडरे शब्द वास्तव में किसका है? एक लैटिन शब्द है, लैटिन या ग्रीक वर्ड है ये। फोडरे क्या है? लैटिन शब्द है। तो फोडरे का अर्थ है टू डिग, टू डिग अर्थात खोदना। तो जीवाश्म शब्द की उत्पत्ति फोडरे से हुई है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे थे कि जो जीवाश्मों के नामकरण हैं, जीवाश्मों के जो नामकरण हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि जीवाश्मों का नामकरण कैसे रखें। हमने बताया था विद्यार्थियों कि जो जीवाश्म नामकरण है जीवाश्मों का नामकरण, उसमें ध्यान रखें कि इनका भी नामकरण जीवित पौधों का जो होता है, जीवित पौधों के नामकरण की जो विधि है वो ही विधि इनके लिए अपनाई जाती है। कोई अन्य विधि इसके लिए नहीं है। तो जीवित पौधों के नामकरण जैसे रखे जाते हैं ऐसे इनके नाम रखे जाते हैं जीवाश्मों के। जैसे द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति में आप जानते हैं प्रथम नाम वंश का होता है और दूसरा जाति का होता है। द्विनाम पद्धति ये बताती है प्रत्येक नाम में 2 नाम होंगे, एक वंश का और एक जाति का। तो 2 शब्दों से मिलकर या 2 नामों से मिलकर के एक नाम बनता है। अब जैसे द्विनाम पद्धति के आधार पर इनका नामकरण कर सकते हैं, परंतु विद्यार्थियों नामकरण किस प्रकार से करें हम? जैसे कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थियों, जैसे पादप तो एक ही है, एक ही पादप है। जैसे ये कोई पादप है विद्यार्थियों, ये कोई पादप है विद्यार्थियों, इस पादप की जड़, इस पादप की पत्ती, पुष्प और फल, अगर हम इनकी बात करें तो विद्यार्थियों फल है, पुष्प है, पत्ती है, जड़ है और तना है। तो पादप एक है। तो यहां पर एक पद्धति बताई है जो कि 6ठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस वानस्पतिक कांग्रेस की क्या थी? बैठक थी। ध्यान रखनी विद्यार्थियों, पादप एक है, उसके अलग अलग भाग हैं, लेकिन
अलग अलग भागों को अलग वंश माना गया है। पत्ती अलग वंश है, पुष्प अलग वंश है और फल अलग वंश है। जड़ अलग वंश है, वंश और तना अलग वंश है। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक खंड को, पादप का जो प्रत्येक खंड है या भाग है, प्रत्येक भाग को एक वंश की वंश स्तर की मान्यता दी गई है। तो प्रत्येक खंड को हम एक वंश मानते हैं, भले ही एक ही पादप के अलग अलग भाग हैं। और मान लो ये अलग अलग जगह या अलग अलग समय पे हमें प्राप्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्येक जो, जैसे फल का नाम अलग है, उसका नाम अलग है, मतलब उसका वंश अलग अलग रख दिए हैं। जबकि पादप एक ही है, एक ही पादप है और उसके प्रत्येक खंड को हम एक वंश की मान्यता या वंश स्तर का मानते हैं, तो प्रत्येक खंड का नाम क्या है, अलग रखेंगे। प्रत्येक खंड का नाम अलग रखेंगे। तो ये मान्यता किसने दी थी? ये दी थी 1935 में, जो छठी अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी। अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस। तो 1935 में छठी अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई थी, छठी बैठक हुई थी अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस की। किसकी? अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस की छठी बैठक हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि अगर कोई पादप है, उस पादप के प्रत्येक खंड को हम वंश स्तर का मानेंगे, अर्थात प्रत्येक खंड का जो नाम दिया गया है वो वंशीय नाम है। पत्ती का अलग नाम है, जड़ का अलग नाम है, तने का अलग नाम है, पुष्प का अलग नाम है, फल का अलग नाम है, तो उन्हें एक वंशीय नाम मानेंगे। तो वंशीय नाम जो कि निम्न प्रकार के होते हैं, वंशीय नाम निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर्म वंश, जैसे फॉर्म वंश, फॉर्म जीनस, जीनस का मतलब वंश होता है, फॉर्म जीनस, जीनस का मतलब वंश होता है विद्यार्थियों, घबराना नहीं है। फॉर्म जीनस, अंग जीनस और कृत्रिम जीनस। तो ये क्या है? जो वंशीय नाम है उसके प्रकार हैं। तो वंशीय नाम के क्या है? ये प्रकार हैं। जो प्रत्येक खंड को हम, प्रत्येक पादप के प्रत्येक खंड को जो नाम दिए हैं, उनके क्या है ये विद्यार्थियों? प्रकार हैं। तो मान लो हम फॉर्म जीनस के नामकरण देखते हैं, तो यहां हम देखते हैं समानता और जो पादप हैं, जो पादप हैं उनका चट्टानों में दबने का समय, उनका चट्टानों में दबने का समय। तो फॉर्म जीनस का हम नामकरण करते हैं, तो विद्यार्थियों पादपों में जो पादप भाग रहते हैं उनका हम ये देखते हैं कि उनमें समानता क्या है। जैसे पत्ती में और पुष्प में समानता क्या है, और उनमें ये देखते हैं कि जो भी पादप भाग हैं, जो भी पादप भाग हैं, वो चट्टानों में दबने का उनका समय क्या है। मान लो वो एक ही समय दबे हैं, तो समय भी देखते हैं और उन्हें संयोजित कर, उन्हें संयोजित कर पूर्ण पादप बनाते हैं, पूर्ण पौधा या पादप बनाते हैं या निर्माण करते हैं। तो विद्यार्थियों ये कह रहे हैं, इसका मतलब समझे
कि मान लो कोई पौधा है, उस पौधे के पत्ती और फल एक ही समय में चट्टान में दबे हैं, तो उनका दबने का समय अगर मालूम हो गया है तो निश्चित रूप से उसके पत्ती और फल और अन्य भाग जो मिल जाएं उन्हें हम संयोजित करेंगे और एक पूर्ण पादप अर्थात एक संपूर्ण पौधा बनाएंगे। जैसे हम एक निम्न उदाहरण से स्पष्ट करेंगे विद्यार्थियों कि ये होता क्या है। एक उदाहरण लेकर हम करते हैं इसको। जैसे कैली मैटोथीका, कैलीमैटोथीका होनेन घोषाई, ये नाम बड़े जटिल हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखने। ये एक पौधा है कंप्लीट, संपूर्ण पौधा है, इसमें पादप के सभी भाग पाए जाते हैं, लेकिन इसे बनाया कैसे गया है, कौन कौन से अलग अलग पादप भागों से इसको जोड़ा है और वो किस जाति से संबंध रखते हैं उसको पढ़ेंगे। तो ये संपूर्ण पौधा है कैलीमैटोथीका होनिन घोषाई। तो ये इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब हम देखते हैं इसे बनाया गया है बच्चों कैलो जाइलोन, कैलो जाइलोन, हुकेराई, हुकेराई, कैलो जाइलोन हुकेराई। क्या इसकी क्या ली है, जड़। तो इस पौधे की केवल हमने जड़ ली है। और दूसरा है लाइजिनो डेंड्रॉन, लाइजिनोडेंड्रॉन, लाइजिनोडेंड्रॉन अल्डेमिया, ओल्डेमिया, लाइजिनोडेंड्रॉन ओल्डेमिया। इसका क्या लिया है विद्यार्थियों, स्तंभ, इसका स्तंभ लिया है, तना जिसे कहते हैं। तो इसका केवल स्तंभ लिया है जिसे हम तना कहते हैं। नंबर 3 स्फीनो स्फीनोप्टेरेस, स्फीनोप्टेरेस होनेन घोषाई। और इसका क्या लिया है विद्यार्थियों, पत्ती, इसकी केवल पत्ती ली है। और एक है रैकियोप्टेरेस, रैकियोप्टेरेस एस्पेरा, इसकी क्या लिया है, केवल पर्णवृंत लिया है विद्यार्थियों, पर्णवृंत जिसे पिटियोल कहते हैं। और लास्ट लेजिनो स्टोमा, लेजिनोस्टोमा लोमक्लाई, लोमकिलसाई, लोमकिलसाई है विद्यार्थियों ये। इसका केवल बीज लिया है। तो यहां विद्यार्थियों समझें क्या बात है कि कैलीमैटोथीका होनिन घोषाई एक पौधा है कंप्लीट, जिसे हमने कैसे निर्मित किया है,
कृत्रिम रूप से निर्मित किया है, वास्तविक रूप में वो मिला नहीं है, उसे हमने बनाया है। कैसे बनाया है? कैलोजाइलोन हुकेराई की जड़ ली है, लाइजोनोडेंड्रोन अल्टेमिया की तना लिया है, स्तंभ, और स्फिनोप्टेरेस हॉर्निन गोसाई की क्या ली है? पत्ती, और रेकियोप्टेरेस एस्पेरा का क्या लिया है? पर्णवृंत, और लेजिनोस्टोमा लोमकिल्साई का बीज लिया है। तो विद्यार्थियों अलग अलग पादपों से हमने अलग अलग भागों को लेकर एक संपूर्ण पौधा बना दिया है, जिसका नाम क्या रख दिया है? कैलीमेटोथिका हॉर्निन गोसाई। तो 5 खंड हमें अलग अलग, जिनके अलग अलग नाम है, अलग अलग जातियों से मैंने लिए हैं, ध्यान रखनी है। तो ये अलग अलग पौधों की, किसी की जड़ है, किसी के तनी है, किसी का बीज है, किसी का स्तंभ है, पत्ती है, पर्णवृंत है, 5 पौधों के भाग हमने लेकर एक कंप्लीट पौधा बना दिया है। तो ये ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि ये जितने भी 5 पौधे हैं, इनके जो भाग हैं, जड़ है, पत्ती है, बीज है, पर्णवृंत है, स्तंभ है, ये एक ही काल में, अर्थात एक ही भूवैज्ञानिक काल में दबे हुए मिले हैं। तो ये मान लिया गया है कि ये वास्तव में इस पौधे के भाग हैं। तो इन सबको जोड़कर एक संपूर्ण पौधा बना दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्म जीनस कहते हैं। फॉर्म जीनस का नामकरण कहते हैं। विद्यार्थियों फॉर्म जीनस के नामकरण के लिए हमने क्या ली? 2 शर्तें ली थी, समानता और पादप और चट्टानों में दबने का समय। तो ये एक समय में ही दबे हुए थे, और एक समय में दबे होने के कारण इनके जीवाश्म एक साथ बने, और इन सबको लेकर संयोजित करके हमने एक पौधे का निर्माण कर दिया, जिसे कैलीमेटोथिका हॉर्निन गोसाई कह रहे हैं। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि जो फॉर्म जीनस प्रकार का जो नामकरण है उसे हम कैसे करते हैं। हालांकि विद्यार्थियों ये जटिल नाम है, आपको याद नहीं करने हैं, केवल आप इस प्रक्रिया को समझ जाएं। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इस कंसेप्ट को समझ जाएं बस आप, क्योंकि इन नामों को याद करना कठिन है। आप चाहेंगे तो वैसे 5 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएंगे, ऐसी कठिन भी बात नहीं है, लेकिन लंबे नाम है, ध्यान रखनी है। तो विद्यार्थियों ये फॉर्म जीनस नामकरण की विधि थी। अब हम देखेंगे विद्यार्थियों कि वास्तव में जो पौधों का नामकरण है, फॉर्म वंश के जो नियम है कि फॉर्म वंश के नियम कि किस आधार पर हम नामकरण करते हैं, नियम क्या है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, यहाँ नियम कुछ नहीं है, केवल इतना है, किसी वंश के नाम के पीछे हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय। तो कोई वंश का नाम होगा और उसके पीछे प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाता है? नाम बन जाता है, अर्थात फॉर्म नाम बन जाता है। फॉर्म नाम, फॉर्म वंश नाम, फॉर्म वंश नाम बन जाता है विद्यार्थियों। तो किसी वंश के नाम के पीछे अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो फॉर्म वंश का नाम बन जाता है, ये बात ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेंगे तो यहां पे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेपिडो। लेपिडो क्या है विद्यार्थियों? एक वंश है। अगर इसके पीछे हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, डेंड्रॉन, क्या जोड़ते हैं विद्यार्थियों? डेंड्रॉन। तो इससे नाम क्या बनेगा विद्यार्थियों? इससे नाम बनेगा लेपिडोडेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन। तो विद्यार्थियों वंश क्या था? लेपिडो, प्रत्यय क्या है? डेंड्रॉन, और नाम क्या बना? लेपिडोडेंड्रॉन। तो वास्तव में
अब यहां पर यह ध्यान रखनी है, डेंड्रॉन का जो अर्थ है, हमें यह नाम ध्यान रखना है कि डेंड्रॉन का अर्थ क्या है। तो डेंड्रॉन का अर्थ वास्तव में देखा जाए, डेंड्रॉन शब्द स्तंभ के लिए प्रयोग में लिया जाता है। स्तंभ, डेंड्रॉन किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो स्तंभ। तो स्तंभ के नामकरण के लिए हम किसका शब्द प्रत्यय लगाएंगे? डेंड्रॉन का। तो स्तंभ क्या है? एक पादप का भाग है। और हॉर्मोन्स में क्या करते हैं हम? किसी भी पादप के एक भाग को ही हम क्या मान लेते हैं? वंश मान लेते हैं। तो उसी के पीछे प्रत्यय जोड़कर हम क्या कर देते हैं? फॉर्म नाम बना देते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे हमें किसी स्तंभ का नामकरण करना है तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? तो स्तंभ के नामकरण के लिए पहले हम कोई वंश लेंगे, कोई भी वंश, और उसके पीछे डेंड्रॉन शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा लेपिडोडेंड्रॉन, जो कि स्तंभ के नामकरण के लिए है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरणों को देखेंगे विद्यार्थियों। तो स्तंभ के नामकरण के लिए हम प्रत्यय क्या जोड़ेंगे विद्यार्थियों? डेंड्रॉन। तो स्तंभ के नामकरण के लिए डेंड्रॉन जोड़ेंगे। इसी प्रकार से हम पत्ती, जैसे पत्ती के नामकरण के लिए क्या जोड़ेंगे विद्यार्थियों? पत्ती के नामकरण के लिए जोड़ेंगे फिल्लम। फिल्लम क्या होगा? वास्तव में प्रत्यय होगा। जैसे विद्यार्थियों, लेपिडो एक वंश है और इसमें फिल्लम शब्द हमने क्या प्रत्यय के रूप में जोड़ दिया? फिल्लम। और जो नाम बना वो क्या बना? लेपिडो फिल्लम। लेपिडो फिल्लम। तो पत्तियों के नामकरण के लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? फिल्लम शब्द जोड़ेंगे। जबकि स्तंभों के नामकरण के लिए क्या प्रत्यय जोड़ेंगे विद्यार्थियों? डेंड्रॉन शब्द जोड़ेंगे। तो पत्ती के नामकरण के लिए फिल्लम। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जो काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय, तो काष्ठीय के लिए हम प्रत्यय जोड़ेंगे विद्यार्थियों जाइलोन। क्या जोड़ेंगे विद्यार्थियों? जाइलोन। जाइलोन क्या है? प्रत्यय। जाइलोन प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे काष्ठीय पौधे के लिए क्या जोड़ेंगे हम प्रत्यय? जाइलोन। तो उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे विद्यार्थियों, डेडा जाइलोन, डेडा जाइलोन। तो डेडा वंश है और जाइलोन क्या है? काष्ठीय पौधे को बता रहा है प्रत्यय जोड़कर। तो ये वास्तव में किसको? काष्ठीय पौधों को बताएगा। ये काष्ठीय भाग को, कोई भी काष्ठीय भाग का नामकरण करेंगे तो क्या शब्द जोड़ेंगे हम? जाइलोन शब्द जोड़ेंगे प्रत्यय। इसी प्रकार विद्यार्थियों, तो पत्ती के लिए प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? फिल्लम। और स्तंभ के लिए डेंड्रॉन। और काष्ठीय पौधों के लिए क्या जोड़ेंगे? जाइलोन। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम बीज के लिए क्या जोड़ेंगे? बीज। बीज के नामकरण के लिए क्या प्रत्यय जोड़ेंगे विद्यार्थियों? तो बीज के लिए जोड़ेंगे हम कार्पोन। क्या जोड़ेंगे विद्यार्थियों? कार्पोन। या फिर कार्पस। कार्पस जोड़ो, कार्पोन जोड़ो, या स्पर्मम जोड़ो, स्पर्मम, और या फिर जोड़ो स्टोमा। तो विद्यार्थियों, अगर हम किसी बीज का अर्थात किसी पादप के एक खंड का नाम रखना चाहते हैं फॉर्म के आधार पर, तो प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? कार्पोन, कार्पस, स्पर्मम, स्टोमा। इनमें से कोई चारों में से आप कोई भी प्रत्यय ले लीजिए। ये सारे क्या है? चारों के क्या है? प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय हैं। इनमें से कोई भी जोड़ दीजिए विद्यार्थियों। ये सारे क्या है? प्रत्यय हैं। जैसे हम नामकरण करेंगे विद्यार्थियों, जैसे लेपिडो कार्पोन,
लैपिडो कार्पोन, तो कार्पोन शब्द प्रत्यय आ गया, लैपिडो वंश हो गया। इसी प्रकार रोडे, रोटेंटो, रोटेंडो, कार्पस, कार्पस आ गया विद्यार्थियों, कार्पस प्रत्यय, रोटेंडो, कार्पस। इसी प्रकार टेरी, टेरिगो, स्पर्मम, तो स्पर्मम आ गया विद्यार्थियों, स्पर्मम प्रत्यय। और लास्ट स्टीफेनो, स्टीफेनो स्टोमा, स्टीफेनो स्टोमा, तो विद्यार्थियों स्टोमा प्रत्यय आ गया। तो आपने देखा है लेपिडो वंश है कार्पोन प्रत्यय, रोटेंडो वंश है कार्पस प्रत्यय, टेरिडो वंश है स्पर्मम प्रत्यय, स्टीफेनो वंश है स्टोमा प्रत्यय। तो ये बीजों के नामकरण के लिए ये प्रत्यय, चारों प्रत्ययों में से आप कोई भी चुन लीजिए, उसे यूज कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये हो गया नामकरण। अब हम पढ़ेंगे कि जो भूवैज्ञानिक अध्ययन है, उनका उद्देश्य क्या रहता है। तो विद्यार्थियों, या पुरावानस्पतिक जो अध्ययन करते हैं हम, पुरावानस्पतिक अध्ययन के उद्देश्य पुरावानस्पतिक अध्ययन के उद्देश्य क्या रहते हैं विद्यार्थियों। पुरावानस्पतिक का मतलब है पैलियो बॉटनी, अर्थात जो जीवाश्मों का अध्ययन जिस वनस्पति की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे पुरावानस्पतिक या पैलियो बॉटनी कहते हैं। तो पुरावानस्पतिक का अध्ययन का उद्देश्य क्या रहता है विद्यार्थियों, तो उन उद्देश्यों को हम देखेंगे एक एक करके। नंबर 1, दो प्रकार के उद्देश्य रहते हैं विद्यार्थियों। एक रहता है वानस्पतिक उद्देश्य, वानस्पतिक उद्देश्य, और एक रहते हैं विद्यार्थियों भूवैज्ञानिक उद्देश्य, भूवैज्ञानिक उद्देश्य। तो विद्यार्थियों दो प्रकार के उद्देश्य रहते हैं, वानस्पतिक उद्देश्य और भूवैज्ञानिक उद्देश्य। ध्यान रखें विद्यार्थियों, वानस्पतिक उद्देश्यों में हम ये देखेंगे कि जो वनस्पतियों का वितरण है, वनस्पतियों का वितरण है या फिर वातावरण है, वहां की जलवायु है, वो कैसी है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, वानस्पतिक अध्ययन में, पुरावानस्पतिक अध्ययन में हम क्या करेंगे। नंबर 1, जो पादप हैं अर्थात जो जीवाश्म है, जो जीवाश्म है, वानस्पतिक अध्ययन में हम ये देखेंगे कि जीवाश्मों की बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना, जीवाश्मों की बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों वानस्पतिक उद्देश्य का मतलब है कि वनस्पतियों से संबंधित उद्देश्य हैं वो। तो हम देखेंगे पुरावानस्पतिक अर्थात जो जीवाश्म है पुराने, उनके अध्ययन के दो उद्देश्य हैं। नंबर 1 वानस्पतिक उद्देश्य, वानस्पतिक उद्देश्य में पहला है पादप या जीवाश्म की बाहरी व आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो इसीलिए तो हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं कि उन विद्यार्थियों रिजॉइन करेंगे आप।